सबसे पहले सर रियल भारत में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मुद्दा भी चल रहे हैं कि सरकार को अस्थिर कर दिया गया। हम लोगों की सरकार बहुत अच्छे से चल रही थी हेमंत जी के नेतृत्व में, उस सरकार को अस्थिर करके उनको जेल में डाल दिया गया है। तो अभी तो यही लेटेस्ट में है, हम लोग इसके लिए सड़क से लेके संसद तक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जिस भी स्तर पे होगा उचित फॉर्म में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर क्यों हेमंत जी को जेल में डाल दिया गया। आप एक चीज़ को देखिए और समझिए कि अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं वो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। भानु प्रताप शाही 130 करोड़ के दवा घोटाले का आरोपी है। 8 करोड़ का संपत्ति ईडी ने जब्त कर रखा है उनका, पर वो बीजेपी में चले गए। तो अभी वो राजा हरिश्चंद्र है, गंगा जल से उनका छिड़काव हो गया है। एक और विधायक माननीय भानु पलामू के ही है, नाम शशि भूषण मेहता जी, उनका ऊपर हत्या के साथ साथ रेप का आरोप है। उसे भी बीजेपी ले लेती है अपने पास। वो तो जेएमएम पर बहुत उलझन सवाल कर रहे हैं अभी पूरा। नहीं करेंगे ही ना, वही तो बोले, बिल्कुल करेंगे। सवाल करना भी चाहिए, सवाल से हम लोग भागते थोड़ी ना है। पर आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं जो हत्या का दोषी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, ढुल्लू महतो जैसे लोग हैं जो अभी बीजेपी में जाके बने हुए हैं। हज़ारों केस उनके ऊपर है, रंगदारी से लेके अपहरण, लूट, हर एक तरह का मामला उनके ऊपर दर्ज है। तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाने को कुछ और है, करने को कुछ और है, कहने को कुछ और है। अब जिनको खुद मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार चक्की पीसिंग, कहाँ चक्की पीस रहे हैं? अब कोई बता पाएंगे कहाँ चक्की पीस रहे हैं? आज क्या हुआ उनका 70,000 करोड़ का घोटाला, सारा केस वापस हो गई। छगन भुजबल जेल भी गए, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार का संपत्ति भी जब्त ईडी ने कर रखा था। तो बहुत सारे लोग हैं, हेमंत बिस्व शर्मा से लेके शुभेंदु अधिकारी और ना जाने कितने भ्रष्टाचारी, जो मतलब अभी आप देखिए असल मामला क्या है ना कि बीजेपी के लोग करते हैं कि दूसरे को बदनाम करो और मोदी जी और बीजेपी का चेहरा चमकाओ। तो धीरे धीरे ये प्रोपेगेंडा को लोग समझने लगे। जब हम लोगों के हाथ में ये राज आई, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जब ओथ लिए, तो उस वक्त रघुवर दास जी की सरकार थी यहाँ पे, उनसे हम लोग उनको हटा के हम लोग सत्ता में आए। डबल इंजन की सरकार थी। क्या स्थिति थी? खजाना खाली मिला, राजकार्य में डूबी हुई मिली। और उसके दरमियान धीरे धीरे उभरते तो कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में भी आप देखिएगा कि एक संतोषी थी रघुवर जी डबल इंजन की सरकार में, भात करते मर गई। पर कोरोना काल में किसी तरह का हाथ माननीय हेमंत जी ने किसी को होने नहीं दिया, किसी की जान नहीं गई, कोई भूख से मरे नहीं। और थाना देखिए, थाना के नाम से लोग डरते थे। उस वक्त कोरोना काल में हम लोगों ने थाने में भी भोजन का व्यवस्था किया। गरीब लोग जाके थाने में खाना, हर एक दिन उन लोगों को थाने में सहिया बहने, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से भी सेवा की। सहिया बहनों का भी बहुत योगदान रहा। थाने के लोगों ने भी बहुत अपने जान हथेली पे रख के लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ लोगों को खाना भी खिलाया, भोजन का व्यवस्था किया जो गरीब लोग थे। तो उससे कानून व्यवस्था, तो देखिए अपराध तो कोई पूरी तरह से रोक नहीं सकता है, अपराध रुकेगा नहीं, पर कंट्रोल हुआ। लोग थाने में जाने डरते थे, वो लोग जाने लगे। फ्रेंडली हुआ पुलिस और जनता के बीच में, जब खाना पीना एक साथ बैठ के खाने लगे, खिलाने लगे। तो ये चल ही रहा था। अभी धीरे धीरे भी आप देख लीजिए कि हम लोगों ने नौकरी से लेके, रोजगार से लेके, पूरे आप तो रांची घूमते हैं, रांची को ही देखिए, पूरा पुल पुलिया का ब्रिज का जाल अभी बिछ रहा है। डबल इंजन सरकार में एक पुल का एक पिलर भी अगर लगा था तो आप लोग बताएं। तो आप देखेंगे विकास का कार्य चरम पे चल रही थी, लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास चल रहा था। अब 4 साल में हम लोगों ने 28 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन से जोड़ा, हमारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री। तो 28 लाख लोगों को, उससे पहले क्या था? उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 4 लाख लोगों को 20 साल में वृद्धा पेंशन मिलता था। वृद्धा, विधवा, जो दिव्यांग जिनको कहते हैं। अब हम जब हेमंत जी की सरकार बनी तो उन्होंने, आज आप देख लीजिए, आप अपने अगल बगल में ही देखेंगे तो जो भी घर में बुजुर्ग हैं 60 साल के लोग, बिल्कुल आप देखिएगा कि उन लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही। 32 लाख लोगों को सिर्फ 4 साल में टोटल, अभी कुल 32.5 लाख लोग ये पेंशन से लाभान्वित है। तो सरकार तो अपना स्तर से काम कर ही रही है, लोगों को सुख सुविधा देने में हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे थे। पर देख लीजिए आज की स्थिति कि पचा नहीं, विकास कार्य को देख के डर गए। और डर गए तो ये तो झारखंड की मिट्टी है, यहाँ के बारे में तो पता ही होगा। और जिस पार्टी
जिसको आप डराना चाह रहे हैं तो उनके इतिहास के बारे में ज़रा पता कर लीजिए। अच्छा, लोग संघर्ष को भूल शिबू सोरेन जी के द्वारा, तो उस संघर्ष को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग भी थे जेएमएम में, कुछ लोग बीजेपी में चले गए, उस पर सर क्या विचार? देखिए, संघर्ष को कोई भूले नहीं है और संघर्ष हमारा अनवरत जारी है। महत्वाकांक्षी लोगों के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। जो अति महत्वाकांक्षा जिनके अंदर आ जाती है तो वो इधर उधर जाते ही हैं। और संघर्ष तो हमारा अभी भी चल रहा है, संघर्ष कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि 1,25,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के ऊपर हम लोग को रॉयल्टी बाकी है, वो लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब हम लोग का बिजली का बिल बकाया और है केंद्र के ऊपर तो वो तो काट लेते हैं, पर हमारा बकाया देते नहीं है। बहुत सारा माइंस और मिनरल्स मोदी जी चाह रहे थे कि अडानी अंबानी को मिल जाए, राज्य सरकार ने उन पर रोक लगा दिया, हाई कोर्ट राज्य सरकार चली गई, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। तो बहुत सारा मामला है, बहुत सारा कारण है जो हेमंत जी आँख में इनके गड़ने लगे थे, खटकने लगे थे कि जो बेचना चाह रहे थे खाद, यहाँ के खदान को, माइंस को, मिनरल को बेच नहीं पाए। तो तकलीफ़ हेमंत जी से थी, इनका काम से भी तकलीफ़ होने लगी थी कि लोगों जन जुड़ाव होते जा रहा था। तो विकास के कार्य ज्यों जो आगे बढ़ रही थी तो बीजेपी के पेट में दर्द चालू हो गया था। और आप कहें संघर्ष की बात, तो संघर्ष के बारे में बता दें कि हम लोगों का संघर्ष आज भी आप पर डे, ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक दिन आप देख लीजिएगा कि किसी न किसी की शहादत दिवस है। इतना शहीद हम लोग अलग राज्य के आंदोलन में दिए हैं, जो शहीद हुए उनको तो अभी श्रद्धा सुमन आपके मार्फत से अर्पित करते हैं। तो शहादत से बनी ये पार्टी है और शहादत से लोग डरते भी नहीं हैं। तो जो खुद एक आंदोलन की पार्टी है, जिनके शहादत से झारखंड अलग राज हो गया, उस पार्टी के नेता को आप डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये होने वाला नहीं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। तो आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, तो उस समय जब झारखंड अलग हुई थी तो उस समय की बात किया जाए तो उस समय तो बीजेपी का सरकार था, शायद मनमोहन जी का सरकार था उस समय जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की ही सरकार केंद्र में थी। हाँ, बीजेपी की ही सरकार थी। और स्टेट में माननीय बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो तो धर्मेंद्र अभी बने हुए थे। शोले देखे थे? हाँ, तो कहते हैं ना, कूद जाएंगे, फांद जाएंगे, वही टंकी में चढ़ के उसी तरह से बाबूलाल जी अभी कह रहे थे कि कुतुब मीनार में चढ़ के कूद जाएंगे, फांद जाएंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, झाड़ू पोछा कहीं जाके कर लेंगे, पर बीजेपी में नहीं जाएंगे, आरोप लगाते थे। अच्छा, ये बात आप खोलें तो इससे एक और समन अभी चल रहा है बिहार में, याद है ना, नीतीश कुमार जी भी बोले थे ये चीज़ कि कुछ भी हो जाए लेकिन बीजेपी में अब पैर नहीं रखने वाले हैं, लेकिन फिर चले गए। देखिए, नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अब ढलान की ओर है, ख़त्म हो गया है उनका कहानी। वो अब वो ख़त्म हो गए हैं। इस तरह के लोग, ये लोग राजनीतिक गद्दार हैं। इनके कारण लोग राजनीतिक और राजनेताओं को गाली बकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये लोग के ऐसे लोग के ही चलते, एक आया राम गया राम थे, अरे एक ये पलटू राम है। इन लोगों के चलते हम जैसे लोगों को गाली सुनना पड़ता है। ये लोग राजनीतिक गद्दार, इनके कारण ही लोग बोलते हैं अरे ये लोग अपना बाप का भी नहीं है। कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, जान दे देंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ऐसे राजनीतिक गद्दार के बारे में इनका कल्टिविटी ख़त्म हो गई कि कोई कर्म के आदमी है ही नहीं। इनके बारे में बोलना ही बेकार है। ये इनका, ये देखिए, ये तो बिहार को ही बदनाम कर रहे हैं ना, बिहारियों को ही बदनाम कर रहे हैं और सारे राजनीतिज्ञों को बदनाम कर रहे हैं। तो इनके जैसे लोग के ही कारण सारे राजनीतिक गाली सुनते हैं। इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, ये लोग अपने बाप के नहीं है। तो ये है नीतीश कुमार और ऐसे लोग जिनके कारण हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को गाली सुनना पड़ता है। ईडी तो अब लगता है कि बीजेपी का मोहरा बोलिए या बोलिए कि बीजेपी का एक वर्ग संगठन की तरह काम कर रही है ईडी। आप एक मामला याद कीजिए, पूजा सिंघल जी के पास से 18 करोड़ रुपया बिल्कुल पकड़ाया था। तो उनके सीए को पकड़ के ले जा रहे थे, आपका क्या बोलते हैं, ईडी के लोग, सुमन जी शायद नाम था उनका। तो उनसे आप लोग लाइव पूछें कोर्ट में कि ये पैसा पकड़ाया है किनका है। तो ईडी के लोगों के सामने क्या बोले वो सीए कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बोलिए ये पैसा हेमंत जी का है। तो फंसाने के लिए आप निजता की प्रकाष्ठा में चले गए हैं। ये क्या समझते हैं, धृतराष्ट्र हैं लोग क्या? सबको दिखता है कि मोदी जी गलतफहमी पाल के ना बैठे हैं और वो जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं मोदी जी अब माउंट एवरेस्ट का शिखर में चढ़ गए हैं। अब उनको नीचे आना होगा। अब आप बोलते हैं कि 370 सीट जीतेंगे, कहाँ से जीतिएगा आप बताइए? बिहार में 40 में 39 सीट जीते हुए हैं, झारखंड में 14 में 12 सीट आप जीते हुए हैं, कर्नाटक में पूरे के पूरे सीट जीते हुए हैं, गुजरात का पूरा सीट आप लोकसभा के जीत चुके हैं, राजस्थान
का पूरा सीट आपके पास है, मध्य प्रदेश में क्या एक सीट छोड़ के पूरे सीट आपके पास है, हरियाणा में पूरा का पूरा सीट है, छत्तीसगढ़ में भी एक सीट साथ छोड़ के पूरे का पूरा सीट आप जीते, बंगाल में 18 सीट है, 65 या 66 सीट आपका उत्तर प्रदेश में है। तो अब इससे अधिक कहाँ जाइएगा आप, कहाँ से लाइएगा सीट आप बताइए। अब तो आपको नीचे आना है। तो ये मीडिया के मार्फत लोगों को बरगला रहे हैं, आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो लोग इतने बुड़बक थोड़ी ना सब समझते हैं। अब क्या बात, झारखंड में 12 सीट जीत जाएंगे? संभव नहीं। बिहार में 40 सीट 39 सीट, महाराष्ट्र में 48 में 42 सीट जीते हुए हैं। तो ये सब असंभव है जीत पाना, रिपीट कर पाना। तो ये नीचे आएंगे और ये इनको इस चीज़ का एहसास है कि हम लोग उतना सीट पे नहीं जा रहे हैं जीतने। इसीलिए ये एन प्रकरण कभी अजीत पवार, जिनको कहते थे अजीत पवार चक्की पी सिंह, मोदी है, इनका ताप कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। उनका ताप सिर्फ भ्रष्टाचारी बर्दाश्त करते हैं, है ना। मोदी का ताप अभी देख लीजिए, हसन मुशर्रफ बर्दाश्त कर रहे हैं ना, अजीत पवार जी, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो मोदी का ताप सिर्फ भ्रष्टाचारियों के बर्दाश्त, जो जेल गए। अब देख लीजिए कि अब उनका केस वापस होने लगता है बीजेपी में चले जाने। तो वो बीजेपी जीत के नहीं आ रही है। अगर जीत के आती लोकसभा में, उनको इनपुट है, स्पेशल ब्रांच ये सारा कुछ है उनको पता। अगर जीत के आते तो क्यों अजीत पवार को तोड़ते? जब इतना अच्छा वो काम किए रहते हैं, लोकसभा में जीत के आ जाते हैं, तो क्यों अजीत पवार को तोड़ते हैं? क्यों शिवसेना को तोड़ने जाते हैं? राकपा को क्यों तोड़ते हैं? बिहार में जिसको खुद पलटू राम कहते थे, खुद उनके साथ पलट गए। असली पलटू राम मोदी है कि नीतीश है तो पता नहीं चला अभी हम लोगों को। पर क्यों तोड़ रहे हैं आप? अब आप चल जाइए, आप बताइए, चिनिया बादाम की तरह भारत रत्न का वितरण करने लगे। एक आदमी से गठबंधन करना है तो उनके दादाजी को भारत रत्न दे दो। और वो भी कह रहा है कि अब हम किस मुंह से इनकार करेंगे, मतलब गठबंधन करने के लिए भारत रत्न दे दीजिएगा आप। ये भी एक चल रहा है। तो ये क्या तरीका है? ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, दीजिए, हम लोग को किसी को दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। सब देश के महान विभूति हैं, किसान रहे या फिर प्रधानमंत्री रहे या इस देश के जवान रहे, सभी को भारत रत्न दे दीजिए। हम लोग कहीं पर आप गठबंधन करने के लिए चिनिया बादाम के जैसा मट रहे हैं। साउथ में आपका खराब है तो नरसिंहा राव को दे दिए कि कुछ वोट। अरे भैया, अपना बाप को बाप नहीं बोलते हैं और दूसरे का बाबूजी को पिताजी कहे फिर रहे हैं। ये कौन तरीका है? आप देख लीजिए कि बोलते हैं परिवारवाद। वो सम्राट चौधरी कहाँ से आए हैं? प्यारवाद के देने क्या कि परिवारवाद से ही आए हैं? अभी चिराग पासवान कौन सा परिवारवाद है कि प्यारवाद है? तो ये असल चीज़ है ना कि ये दूसरों को बदनाम करते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाकर। देश की संस्कृति और संस्कार इनको पता नहीं है। परिवारवाद को जो गाली बकते हैं वो असल में सबसे बड़े गद्दार हैं। उनको पता होना चाहिए कि प्रथम पूज्य जिनको हम लोग पूछते हैं ना, वो भी भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी वनवास गए तो वो भी अपना गद्दी को दे के गए भरत जी को। तो परिवारवाद मतलब जो परिवार को संतुष्ट कर सकता है, जो परिवार को अपने पास रख सकता है, तो वही संसार को और अच्छा से सुखी संपन्न के तरीके चला सकता है। प्रभु भगवान को ही देख लीजिए, बिना परिवार के तो कोई नहीं है। परिवार को छोड़ के भाग गए हैं और परिवार गाली बकते हैं। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि जो मेहनत करके कमा रहे हैं, अपने बाल बच्चा घर परिवार चला रहे हैं, वो सारे चोर हैं? और जो अपना पत्नी को छोड़कर भाग गए हैं, जो ब्याह नहीं किए, शादी नहीं किए, वो राजा हरिश्चंद्र हैं क्या? तब तो चंबल के सारे डाकू, कोई ब्याह नहीं किए हैं, कोई शादी नहीं किए हैं, तो सब राजा हरिश्चंद्र हो गए फिर। तो ये सब बदनाम करने का ये सब शगुफा है, तरीका है। धीरे धीरे समझ रहे हैं। टीवी के मार्फत पूरे दुनिया को अंधा बनाने का प्रयास अब कर रहे हैं। सारे चैनल को खरीद लिए हैं। कार्टून चैनल में भी मोदी जी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या तरीका है? इतना प्रचार, इतना प्रसार। जब काम आप किए तो अरबों खरबों रुपया इतना प्रचार प्रसार में टीवी ऐड में क्यों दे रहे हैं? अब तो डिस्कवरी चैनल, कोई भी चैनल खोल लीजिएगा, मोदी जी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या किए हैं? बोलते हैं 85 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं मुफ्त राशन, और फिर कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए। तो अरे एक बात बोलो भाई, गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए तो 25 करोड़ कम फिर ना हो जाएगा ना? फिर 85 से 60 करोड़ ना लाभुक होना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ झूठ प्रपंच की राजनीति है। अभी इनका मांडल, ये तो शर्म लाज तो इन बीजेपी के लोगों में कुछ होती नहीं है। तो ये इनका चरित्र है, ये इनका यही कार्य है कि अभी हेमंत सोरेन जी को दुनिया के हर एक भ्रष्टाचारी के तार से जोड़ दिया जाएगा। अब तो ये देश कैसे चलेगा तो समझ से बाहर हम लोगों को हो गया है। आप बताइए, सिविल केस में सुने किसी को जेल भेज दिया गया। ज़मीन का मैटर में कोई जेल जाता है? वो भी वो 8.5 एकड़ ज़मीन जो गैर मजरूआ है, जिस ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं होती है, उस ज़मीन में भेज दिए मुख्यमंत्री जी को जेल। और जेल भेजने के बाद आप सबूत ढूंढ रहे हैं
आप बताइए ये किस तरह का कृत्य लोग कर रहे हैं। तो हंसी आती है इन लोगों के ऊपर कि पहले जेल भेजे, अब सबूत ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, पहले सबूत ढूंढा जाता है तब जेल भेजा जाता है। अब जेल भेज दिए हैं, कभी विजय साहू, कभी धीरज साहू, कभी कौन, कभी कोई एक जोड़ने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। तो वो सबसे कुछ होने जाने का नहीं है। हेमंत जी पूरे निखर के, अब पूरे कुंदन की तरह वो निखर के वापस आएंगे। लोहा को जितना पीटते हैं उतना वो सुंदर होता है, तो वो पीट लीजिए आज जितना पीटना है, जितना उनके साथ दुर्व्यवहार करना है कर लीजिए। देखिए, आदिवासियों को तो अछूत की तरह बीजेपी शुरू से देखते रही है। अभी बहुत भारी दबाव के कारण महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर के क्या बोलते हैं, राम मंदिर के मतलब जो शिलान्यास था उनको बुलाया गया, पर इनको तो कहीं बुलाया नहीं जाता है। तो आदिवासियों को क्या सम्मान है सो देख लीजिए। नया लोकसभा का पर्दापण किए, शिलान्यास उद्घाटन, किसी में महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी है तो क्यों बुलाया जाएगा। तो इन लोगों के दिल में आदिवासी दलित पिछड़ों के प्रति कभी कोई प्रेम, कोई मतलब किसी तरह का कुछ भी नहीं। लोग सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इनसे बड़ा जातिवादी कोई है ना, दूसरे को आरोप लगाते हैं जातिवादी है। अरे भैया, दूसरे कोई जातिवादी है तो अभी बिहार में अभी आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लव कुश यात्रा निकाले हुए थे। ये क्या चीज़ है। तो जातिवाद भी, ये आतंकवाद से लेकर उग्रवाद तक, आतंकवादी को विश्वास नहीं कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर इन्होंने टिकट दिया था। तो ये किसी का नहीं, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जो बीजेपी में जाते हैं शिष्टाचारी बन जाते हैं, और जो बीजेपी को बाहर हो रहेंगे वो फिर हेमंत सोरेन बदनाम करो। आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, मतलब डेली कुछ ना कुछ घोटाला का बहाना बना के ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए। हुआ क्या, हुआ कि इतना बदनाम कर दिए मनमोहन सिंह जी को, शिबू सोरेन जी को भी इस्तीफा देना पड़ गया कोयला घोटाले के नाम पे। इतना बदनाम कर दिए कि लोगों को लगा कि नहीं सही में चोरी हुआ है। लोगों ने मनमोहन सिंह जी के सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। पर बाद में क्या पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी तरह का 2G और स्पेक्ट्रम और कोयला कोई घोटाला नहीं हुआ। पर तब तक आप लोग बदनाम कर दिए, बदनाम करके तो वोट ले लिए। यही काम अभी आप लोग छत्तीसगढ़ में किए हैं बीजेपी के लोगों ने। महादेव वेब घोटाला, महादेव वेब घोटाला, महादेव के नाम में भी घोटाला। मोदी जी खूब गाए गाना जाके, अब बदनाम कर दिए। गवाह बोल दिया कि हाँ हम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री उस वक्त के, उनको घूस दिए। और जब काउंटिंग हो गई, वोट हो गया, काउंटिंग नहीं, तो वोट के बाद ही वो गवाह पलट गया कि नहीं, हमने इसी तरह किसी को तरह का बयान हम लोग नहीं दिए। तो बदनाम तो अब कर दिए, बदनाम करके सरकार से बाहर उनको तो कर दिए। तो वही साजिश अभी झारखंड में चल रही लोकसभा चुनाव, अब इनको करेंगे, तेजस्वी यादव को करेंगे, स्टालिन को करेंगे, केजरीवाल को करेंगे, ममता बनर्जी को करेंगे, जो इनके साथ नहीं है। पर एक चीज़ हम ईडी के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि जो जेन्युइन काम है वो कीजिए, जो सही है वो कीजिए। कठपुतली के तरह किसी के इशारे में नाचना बंद कीजिए। काहे कि मोदी जी कोई फेविकोल लगा के थोड़ी ना आ गए हैं। 70 साल कांग्रेस रही देश में, उनको भी जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। तो बहुत गुरूर और बहुत गुमान, बहुत घमंड पाल के मत चलिए। और ईडी के लोग को बोलेंगे बार बार, जो बोए बोल बबूल का पेड़ जो तो आम कहाँ से मिलेगा। तो भैया गलत कीजिएगा तो परिणाम भी बहुत गलत आप लोग के साथ भी होगा। अब ईडी के लोग भी देखते हैं कि पकड़ में आ जा रहे हैं घूस लेते हुए। तो भैया आप फंसाने के लिए आपको तो एक उदाहरण बताएं कि पूजा सिंघल के सीए खुद बोले कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोलिए पैसा हेमंत जी का है। लाइव सारे दुनिया ने देखा। और अब बीजेपी के लोग सोच लीजिए कि दूसरे को सर्टिफिकेट बांटते हैं भ्रष्टाचारी और शिष्टाचारी का, जिनका अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, याद होगा, केंद्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, तहलका घूस कांड में घूस लेते सारे आम, लाइव पूरा दुनिया टीवी चैनल में देखा। इनका एक नेता बेशरम की तरह टीवी में घूस ले रहे थे लाइव, और क्या बोल रहे थे, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। तो ये बेशरम लोग दूसरे को सर्टिफिकेट बांटे चल रहे हैं। तो जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, इन लोगों को माकूल जवाब मिलेगा। वक्त का इंतज़ार लोगों को भी है। ये सोच रहे हैं कि किसी को कुछ दिखता नहीं है, कोई समझते नहीं है। टीवी को ख़रीद लिए हैं, सारे चैनल को ख़रीद लिए हैं, डिस्कवरी से लेकर कार्टून चैनल में भी मोदी जी आ जा रहे हैं। जिसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, उनको ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, समझ। चलिए ठीक है। अभी आपका जेएमएम का नया सरकार बना, फिर से कैसा रहेगा उनका कार्यकाल? कार्यकाल कोई भी आंदोलनकारी हो झारखंड मुक्ति मोर्चा के,
उनका कार्यकाल बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। 5 बार विधायक भी रह चुके 5 बार विधायक रहे हैं और हेमंत जी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, झारखंड का मर्म को समझते हैं, झारखंड की पीड़ा को इन लोगों ने देखा है कि कैसे भात करते मर गई रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार में। तो इन लोगों को पीड़ा है, तकलीफ़ है। तब तो आज 28 लाख लोगों को 4 साल में ही वृद्धा और विधवा पेंशन हम लोगों ने दिया, नौकरी रोजगार भी 5 जेपीसी एक बार में हम लोगों ने करवाया। तो सरकार अपने स्तर से काम करने का प्रयास कर रही है और चंपई सोरेन जी की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी का अधूरा काम था, उनको पूरा वो करेंगे। और 1 करोड़ 76 लाख और 500 शायद चैट मिला है ये हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप से भी चैट मिला है। हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनको बदल दीजिए, वो भी चैट खोज लेंगे तो शायद वो भी मिल जाएगा। रिक्वेस्ट तो करते हैं, हर एक कार्यकर्ता करते हैं। जब हम लोग सरकार में नहीं थे तो हम लोगों को सारे लोग कहते थे कि मेरा भाई है, तबीयत माता जी का ख़राब है, कि हम लोग का भैंस पलामू में है, माता जी का दिक्कत रांची में होता है, गढ़वा में है, उनको हजारीबाग करवा दीजिए। तो हम लोग भी चैट करते हैं, हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनको यहाँ से यहाँ कर देंगे तो बहुत कृपा होगी, इनके माता जी का तबीयत ख़राब है। तो चैट होता ही रहता है। अगर कोई रिक्वेस्ट किए हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होता ही है और लोग करते ही हैं। माता जी बीमार है, पिताजी बीमार है, एक तो इसको क्या बोलते हैं, वो तो देखना ही पड़ता है कि लोगों की तकलीफ़ पीड़ा को देख के समझ के ही काम करना पड़ता है। तो चैट करते हैं, चैट किए, उससे क्या दिक्कत है? पर हेमंत जी भी चैट का जवाब दिए तो उसको तब ना आप बात बोलेंगे कि चैट का जवाब दिए, पैसा मांगे और रिक्वेस्ट तो बोले। अभी हेमंत जी का लगता है कि मोबाइल अगर अच्छा से चेक करें तो हज़ारों लाखों चैट मिलेगा, जिसमें एक हमारा भी होगा कि हम भी कहे होंगे कि हमारे भाई हैं, इनको मतलब रिश्तेदार है, इनका माता जी का तबीयत ख़राब है, इनको बदल दीजिए। तो चैट तो सब लोग करते हैं, कोई भी भेज देते हैं, तो रोक नहीं सकते हैं उनको। चैट करने से वो रोक थोड़ी नहीं सकते हैं, किसी को ब्लॉक तो कर नहीं सकते हैं। तो चैट चलते रहता है। और जहाँ जहाँ बोलते रहे कि जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ राम राज है, वहाँ किसी तरह का कोई घूस नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है ना। अब बिहार में चले जाइएगा, जातीय आवासीय इनकम जो बनाना है यूँ ही बन जाएगा। गुजरात में चले जाइएगा तो आपको घर पर बैठ, अरे भैया किसको बुड़बक बनाते हैं? भ्रष्टाचार एक समस्या है जो पूरे देश में है, उसको भी समाप्त करने का प्रयास लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी समाप्त होगी। पर ये आरोप लगा देना कि 2 करोड़ 1 करोड़ भ्रष्टाचार पूरे देश में है और इसके लिए सबको मिल के संघर्ष करना होगा, सिर्फ आरोप लगा के भाग जाना ये तो कोई तरीका नहीं है। अब बाबूलाल जी की तरह हम लोग तो हैं नहीं, पहले कहते थे, आरोप लगाते थे ना, क्या कहते थे कि उनका विधायकों को इतने करोड़ में बीजेपी ने खरीद लिया जेबीएम के विधायकों को। तो बाबूलाल जी को अब बताना चाहिए कि जब आप आरोप उस वक्त लगाते थे तो ईडी को अभी अब लिख के दीजिएगा। आप तो उस टाइम प्रमाण देते थे कि हमारे विधायकों को, जेबीएम के विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया, कहते थे कूद जाएंगे, फांद जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो भैया आप बीजेपी में चले गए और जो आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक आपको वोट दिए उनके साथ विश्वासघात करके अपनी पार्टी को अपने बीजेपी में बेच दिया। क्या डील हुई, क्यों बेचे, बताएंगे बाबूलाल जी। आज बाबूलाल जी को ये भी बताना चाहिए कि ईडी को वो लिख के देंगे कि जो पहले आरोप लगाते थे कि हमारे सारे विधायकों को बीजेपी ने 2 बार खरीदा है, 2 बार उनके विधायक जीते और बीजेपी में चले गए। तो आज बाबूलाल जी बताएं और ईडी में जाके लिख के दें और क्यों विश्वासघात किए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के पिछड़े, यहाँ का अल्पसंख्यक जो उनको वोट देते थे उनके साथ विश्वासघात करके अपने पार्टी का विलय क्यों किया, क्यों बेच दिया बीजेपी के हाथों अपनी पार्टी को, क्यों गिरवी रखा अपनी आत्मसम्मान को। ये तो बाबूलाल जी को ही बताना था। बाबूलाल जी के बारे में बस हम एक बात बोलेंगे, उनके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जो ही महामहिम राज्यपाल है रघुवर दास जी, उनकी किसी बात से हम एग्री नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रात हो गया ना, तो बहुत कुछ था, आप थोड़ा लेट कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, फिर कभी